आजाद आपका के लेडीज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। देखते हैं इस वक्त की कमोडिटी बाजार में किस तरह से ओपनिंग होने वाली है। यूएस इकोनॉमी में मजबूती के संकेतों से सोने पर अच्छा खासा दबाव आया है। कॉमेक्स पर ये $1,085 के नीचे आ चुका है। इस महीने करीब सोने में 7% की भारी गिरावट आई है और ये सोने के लिए लगातार छठा हफ्ता है जब गिरावट देख रहे हैं। इस हफ्ते सोने के लिए पिछले 16 साल में ये सबसे बड़ी गिरावट का हफ्ता माना जाएगा। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि अगली बैठक में फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती पर बढ़ोतरी पर फैसला ले सकता है। वहीं चांदी में भी सुस्ती कायम है। सप्लाई बढ़ने और चीन की ओर से मांग में कमी के अनुमान से कच्चे तेल पर भी दबाव दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट और WTI क्रूड दोनों ही करीब आधे % गिरकर कारोबार कर रहे हैं। इस महीने कच्चे तेल में करीब 15% की तेज गिरावट आ चुकी है। वहीं जुलाई में कॉपर का दाम भी करीब 9% टूटा है। LME पर आज भी दबाव कायम है। खास तौर से चीन में जो चिंताएं हैं उसकी वजह से डॉलर में जो मजबूती है उससे कॉपर पर दबाव बना हुआ है। लेकिन वहीं राजस्थान में बारिश का दौर है जिससे समुद्री तूफान कोमिन का भी बांग्लादेश पहुंचने के लिए बाद भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के लिए अलर्ट तक जारी किया है। तो चलिए ओपनिंग हो गई है, देख लेते हैं। सोना यहां पर आधे % की गिरावट के साथ 24,600 के नीचे फिलहाल खुलता हुआ और चांदी में भी दबाव इतना ही है, 33,840-45 के आसपास खुलता हुआ। लेकिन वहीं कच्चा तेल आप देख सकते हैं अच्छे खासे दबाव के साथ खुलता हुआ, 1% का दबाव 3100 के आसपास का कारोबार। नेचुरल गैस कल कुछ मुनाफा वसूली देखने के बाद आज 179 के स्तर के आसपास ओपनिंग। वहीं कॉपर वापस से दबाव में 1/4% नीचे कारोबार करता हुआ। निकल में आधे % की तेजी है लेकिन कॉपर इस तेजी में शामिल नहीं। एल्यूमिनियम भी 1/4% नीचे खुलता हुआ और साथ ही अगर आप जहां पर लेड पर नजर डालें तो वहां पर भी दबाव है करीब 0.18% का दबाव। तो निकल को छोड़कर बाकी सारी बेस मेटल्स दबाव में नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप आखिरी कमोडिटीज की बात करें तो वहां सोयाबीन अच्छा खासा प्रेशर देखने के बाद कुछ निचले लेवल्स पे बाइंग देख रहा है। मस्टर्ड सीड का भी यही हाल, बहुत ही मामूली से पॉजिटिव टिक्स, लेकिन चना दबाव में आया है 0.17% का दबाव वहां पर। कोरिएंडर फ्लैट तो नेगेटिव ओपनिंग यहां पर और साथ ही जीरे में आधे % का दबाव दिखाई दे रहा है। हमारे साथ प्रति कमोडिटीज की रूपा मेहता जुड़ रही हैं। रूपा, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। इस महीने सोने में बहुत तेज गिरावट आई है, 5.5 साल के लोअर लेवल पे पहुंच गया है। इस वक्त सोने में करना क्या चाहिए? गुड मॉर्निंग मुग्धा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बाजारों में लगातार हम सेलिंग देख रहे हैं उसके चलते गोल्ड के अंदर अभी भी सेलिंग का ही कोर्स बनता है और जो भी बाउंस मिलता है उसमें बिकवाली ही करनी चाहिए। और आज जिस तरीके से मार्केट खुला ही करेक्शन के साथ है, हमें लगता है कि ये बिकवाली अभी हावी होते हुए हम देख सकते हैं। और अगर 24,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है गोल्ड के अंदर तो हमें लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में एक डिक्लाइन जो है वो 400 से 500 रुपए का एकदम से शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट काफी वीक है और गोल्ड की डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड बिल्कुल भी मार्केट में अभी नहीं निकल रहा है। जिस तरह से अनसर्टेनिटी बननी हुई है इकोनॉमीज के अंदर उसके चलते लगातार दबाव है और अभी एक्सपेक्टेड है कि ये दबाव कॉन्टिन्यूशन में रह सकता है। तो हर ऊपरी लेवल के ऊपर सोने के अंदर बिकवाली करके चलना चाहिए। ओके, ऊपरी लेवल्स पर बिकवाली ही करनी है। अगर कहीं भी बाउंस मिले तो बिकवाली करके ही चलने की सलाह है। 24,900 के स्तर पर आज के लिए बिकवाली करने की सलाह दे रही है। 24,500 का टारगेट होना चाहिए। 25,100 पर एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। रूपा, लेकिन वहीं चांदी पर क्या सलाह होगी? क्या वहां पर भी बेच कर ही चले? बिल्कुल, देखिए चांदी के ऊपर भी बिकवाली का ही प्रेशर है। जिस तरीके से बेस मेटल्स भी गिर रहे हैं तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो हमें सिल्वर के ऊपर देखने को मिल सकता है। और आज हमें एक्सपेक्टेड है कि चांदी के अंदर हम 33,200 तक के लेवल डाउन साइड में देख सकते हैं। और अगर यहाँ से भी 200 से 300 रुपए का अगर फर्स्ट हाफ में अगर थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम मिले तो वहां पर सेल कर सकते हैं। करंट लेवल्स पर भी सेलिंग की जा सकती है लेकिन थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है यहाँ से। और ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वीक है तो इसमें भी हमें बिकवाली का पोजीशन लेना चाहिए। और एक्सपेक्टेड है कि नीचे में 33,400 से 33,200 का लेवल आज इंट्राडे में हम देख सकते हैं। ओके, लेकिन रूपा, कच्चे तेल की बात करते हैं क्योंकि काफी गिरा है। अब क्या करने की सलाह है? क्या कुछ सपोर्ट लेता दिख रहा है इन लेवल्स पे? आज भी ओपनिंग काफी वीक हुई है, क्या करें?
देखिए बिल्कुल सपोर्ट कहीं से भी मार्केट में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ओवरऑल आप देखेंगे तो पूरा मार्केट भी डाउन है और जहां तक कच्चे तेल की बात है, कच्चे तेल में लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में भी लगातार डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कल एक हल्की सी रिकवरी जरूर आते हुए देखी थी हमने मार्केट में, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाई। आज फिर से मार्केट जो है वो डाउन साइड खुला है। हमें लगता है कि अभी भी इसमें प्रेशर है, तो अगेन जो हम एक बार फिर नीचे में 3000 तक का लेवल जो है वो टच करते हुए देख सकते हैं मार्केट को। मुझे लगता है कि कच्चे तेल के अंदर तो करंट लेवल्स के ऊपर भी हम बिकवाली करके चल सकते हैं। 3140 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और डाउन साइड एक्सपेक्टेड है कि आज इंट्राडे में 3060 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, और एग्री कमोडिटीज में आज क्या करना चाहिए? एग्री कमोडिटीज आज पॉजिटिव लग रहा है। मुझे लगता है कि एग्री कमोडिटीज में आज बाइंग का पोजीशन क्रिएट करना चाहिए, चाहे वो हल्दी हो या फिर आराम सीड या फिर चना। इन तीनों ही कमोडिटीज में एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। इसी के साथ जिया में भी एक अच्छा तेजी का भी लग रहा है कि यहाँ से रुझान बनते हुए हम देख सकते हैं। तो इन सभी कमोडिटीज के अंदर आज बाइंग का पोजीशन बनाना चाहिए। और आरएम सीड में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 4200 पे बाइंग की पोजीशन हमने आज दिया है कॉल, तो 4200 के आसपास इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि 70 से 80 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। वहीं सेकेंडली चना भी काफी अच्छा लग रहा है यहाँ से, तो इन करंट लेवल्स के ऊपर चढ़े में भी बाइंग की पोजीशन बनाना चाहिए और ऊपर में 60 से 80 रुपए का टारगेट आज इंट्राडे में लेकर हम चल सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है कमोडिटी बाजार पर, लेकिन अब फोकस करते हैं। रूपा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फोकस करते हैं इस पर ग्लेनमार्क फार्मा के नतीजों पर। ग्लेनमार्क फार्मा ने पहली तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। कंपनी के मुनाफे और आय में बढ़त हुई है। हमारे साथ कंपनी के सीएमडी ग्लेन सल्दाना जुड़ रहे हैं। मिस्टर सल्दाना, स्वागत है आपका। अगर आपके नतीजे देखें, थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिली, बट ओवरऑल एक लैकलस्टर सा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। क्या रीजन है? डिड यू फेस एनी डिफिकल्टी लास्ट क्वार्टर? क्या मुश्किलें थी? I think overall growth, the business is growing at about 14%. Challenges mainly coming out of emerging markets, mainly, some of the Russia CIS and currency situation, particularly in Russia CIS and some of emerging markets is the reason for the muted quarter. ओके, मिस्टर सल्दाना, मेरे साथ मेरी सहयोगी रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता भी जुड़ रही हैं, जो इस क्षेत्र को बहुत डिटेल में समझती हैं। वो भी आपसे सवाल लेना चाहेंगी। सोनम, बताइए। शुक्रिया मुग्धा। ग्लेन सल्दाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, मेरी तरफ से पहला सवाल यही होगा कि जो इमर्जिंग मार्केट्स में आप बता रहे हैं कि कुछ वहां पे दिक्कतें होने वाली है आगे चलकर भी, तो हमारा यहाँ पर बहुत जरूरी है वेनेजुएला मार्केट के बारे में जानना, क्योंकि इस मार्केट में काफी वक्त से कुछ कंसर्न पाए जा रहे हैं। इस मार्केट को किस तरह देख रहा है ग्लेनमार्क? वेनेजुएला में हमारा अभी अप्रोच एकदम कंजर्वेटिव रहा है, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग अ करेंसी डिवैल्यूएशन in this market for sure, given the political situation. And because of that, we have been very conservative in terms of how much we sell into Venezuela and our recovery in Venezuela. ओके, मिस्टर सल्दाना, साथ ही यूएस, जो कि इंडियन फार्मा के लिए काफी बड़ा मार्केट है, वहां पर आपने अच्छी ग्रोथ देखी है। आगे क्या दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पर यूएस बेहतर ग्रोथ दिखाता रहेगा? यूएस मार्केट काफी पॉजिटिव रहा है Q1 में, और आगे जाते भी वी आर एक्सपेक्टिंग गुड ग्रोथ कमिंग आउट ऑफ द यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट में ऑलरेडी कंपनी को काफी सारे प्रोडक्ट्स के लिए अप्रूवल्स मिल गए हैं, और कितने ANDAs है जहां पे यूएस मार्केट में आप फाइल करते हुए दिखाई देंगे, और जो फाइनेंशियल 16 में आपके लिए काफी एक बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं? इस साल में करीबन 20 ANDA फाइल होंगे यूएस मार्केट के लिए, एंड ओवरऑल दिस ईयर सो फार वी हैव गॉट 7 or 8 अप्रूवल्स, and going forward you can expect a few more approvals. So I think US should be a positive market for the company. सर, हाल ही में ग्लेनमार्क ने एक पेटेंट जो एप्लीकेशन थी फिनासिया ड्रग के लिए बेयर के साथ, यहाँ पे यूएस कोर्ट में आपके केस हार गए थे। इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कंपनी के लिए क्या होगा, और साथ ही क्या इसके खिलाफ आप कोई और कदम लेने वाले हैं?
currently कोई financial impact नहीं होएगा because we have no revenues for this product in the US and we are going to appeal the judgment of the lower court in the appeals court. कहना चाहूंगी सर और मिस्टर सर सॉरी मुग्धा गो है मिस्टर सल्दाना, इस वक्त आपकी प्रोडक्ट पाइपलाइन समझना चाहते हैं कि आगे हम ग्लेनमार्क से क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि फार्मा कंपनीज के लिए वी वुड वांट टू अंडरस्टैंड कि आपके प्रोडक्ट पाइपलाइन किस तरह की है। आपने बताया आप यूएस में काफी सारी ANDA फाइल करने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल आप कौन से नए प्रोडक्ट्स पर फोकस करने वाले हैं? ग्लेनमार्क में हमारा एंटायर फोकस इज इन एरिया ऑफ डर्मेटोलॉजी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स, ऑन्कोलॉजी फॉर द US market, and also our primary focus is in innovative products, and a lot of our pipeline going forward will be in the innovation area. सर, तो मेरी तरफ से ये आखिरी सवाल होगा कि गाइडेंस क्या कंपनी अपनी जो फाइनेंशियल 16 के लिए कंपनी ने दी थी उसको रिटेन कर रही है? क्या उसमें कोई बदलाव या फिर कोई चेंज किया जा रहा है इमर्जिंग मार्केट्स में जो कंसर्न पाया जा रहा है उसके कारण? We are still retaining our guidance overall of 18-20% top line growth with 1750 crore EBITDA for the year. ओके, आखिरी सवाल आपसे मार्जिन पर। अभी तक आप करीब 21-22% का मार्जिन पोस्ट करते आए हैं, क्या हम उम्मीद करें कि इस साल भी वही फिगर आप पोस्ट कर पाएंगे? और साथ ही अपने डेट लेवल्स कुछ कम करने की कोशिश की है, कहां पर स्टैंड करते हैं? और माफ कीजिएगा, टामेसेक होल्डिंग से आपको किस तरह की फंडिंग मिली है अभी तक? Margins, कंपनी का margins pretty stable रहेगा for the rest of this year, so between 21 to 22% EBITDA margins. Debt level as of today it is about 2,300 crores, or we expect some improvement by the end of the year going forward. And Temasek Holding has helped de-lever the balance sheet and bring down the debt levels. All right, Mr. Saldana, thanks a lot for joining us. And सोनम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। आप दोनों का धन्यवाद। लेकिन फिलहाल हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आज सौदा आपका में लेडीज स्पेशल है, महिला दर्शकों के सवालों के जवाब लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजारों पर एक बार नजर डाल देते हैं। नई सीरीज की शुरुआत हुई है और कंफर्टेबल शुरुआत दिखाई दे रही है। इस वक्त करीब 46-47 पॉइंट्स की बढ़त है। निफ्टी में 8,470 के आसपास करीब ट्रेड हो रहा है। वहीं अगर आप सेंसेक्स पर नजर डालें तो करीब 200 पॉइंट्स की बढ़त के साथ नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं हम। तो मार्केट एक्साइटेड दिखाई दे रहा है इस वक्त अगस्त सीरीज के लिए। लेकिन वहीं मिड कैप इंडेक्स भी 3-4% ऊपर है और बैंक निफ्टी करीब 0.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक्स जो फोकस में हैं, केन इंडिया करीब 3% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का टॉप गेनर यहां पर। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज लैब जिसने कल काफी अच्छे नतीजे पेश किए, वहां पर आप करीब 2.25% के आसपास की बढ़त देख सकते हैं। HCL टेक पूरा हफ्ता यहां पर हमने अच्छा मूव देखा है, एटलीस्ट लास्ट 3 डेज से तो अच्छा मूव देख ही रहे हैं। तो HCL टेक 2.5% ऊपर, कोल इंडिया, M&M और ऑल्सो अराउंड 2% अप। लेकिन वहीं ICICI बैंक और वेदांता भी करीब 2.25% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक जिसके कल नतीजे आए, वहां पर बहुत तेज मुनाफा वसूली देखेंगे आप, करीब 4.25% का दबाव। साथ ही BPCL और NMDC कुछ दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आज आपके शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं SimiBhowmic.com की सिमी भौमिक और मार्केट एक्सपर्ट शाइना मुकादम। सिमी, पहले आपसे चर्चा करना चाहेंगे। बाजार अच्छा कंफर्टेबल जोन में फिलहाल दिखाई दे रहा है। 8,450 के ऊपर आ चुके हैं हम। जुलाई सीरीज ओवरऑल ठीक ठाक बंद हो गई क्योंकि हम 8,400 के से ऊपर बंद हुए। लेकिन अब क्या लगता है जुलाई अगस्त सीरीज में क्या एक्सपेक्ट करके चल रही है, और अब क्या लगता है ऊपर आ चुके हैं हम, वो जो रेंज जिसकी बात हो रही है, या फिर कुछ मूवमेंट बचा है ऊपर की तरफ? गुड मॉर्निंग मुग्धा। मुझे लगता है कि एक अच्छा क्लोजिंग
बाजार ने दिया है इस सीरीज में, लास्ट सीरीज में, और जो मतलब फाइनली जो क्लोजिंग दिया था कल उसके बाद से मुझे लगता है कि अगस्त सीरीज में हम लोग थोड़ा बहुत अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। इनफैक्ट कल का जो मार्केट का हाई था, और कल नहीं परसों का जो हाई था और कल का जो लो था, इसके बीच में मार्केट में 27-28 पॉइंट का एक गैप है। 84.8 का लो था कल का, और पिछले दिनों का हाई था 83-81। इस बीच में मतलब 27-28 पॉइंट का गैप था, और वो गैप मार्केट के लिए अभी सपोर्ट हो जाएगा ऐसा लगता है। और रेजिस्टेंस वैसे ही होगा, मतलब लास्ट महीने में हम लोग देखा था कि निफ्टी 8600 से 8650 के बीच में कितना बड़ा सप्लाई एरिया था वो निफ्टी के लिए, क्योंकि कई बार निफ्टी उस रेंज में गया था, उस रेंज को क्रॉस नहीं किया, वापस कंसोलिडेशन मोड में था। पर अभी लग रहा है कि एक बेस हम लोग बना चुके हैं जो अराउंड 8350 8330 के आसपास है। और जो मैं अभी गैप मैंने अभी कहा जो 84.8 से 83-81 के बीच में है, ये गैप निफ्टी का सपोर्ट है, और ऊपर में हम लोग 8600 से 8650 के रेंज तक जाने का कोशिश जरूर करेंगे इस सीरीज में। और जो 4 अगस्त का जो आरबीआई का पॉलिसी है, उसके बाद ही मुझे लगता है कि एक नया मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। उस रेंज को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अगर क्रॉस करेगा तो इस सीरीज के लिए 8800 का भी टारगेट आएगा ऊपर की तरफ। हाँ, सपोर्ट, इनिशियल सपोर्ट वही गैप जो मैंने अभी बताया, और उसके बाद नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 8350 से 8330 के बीच में आएगा। इस रेंज के बीच में हम लोग को खरीद करके, मतलब स्टॉप लॉस उस रेंज से नीचे ही देना पड़ेगा। खरीदारी कोई भी डिप में किया जा सकता है। ओके, तो ये सलाह है निफ्टी पर। लेकिन अब आपके सवाल जवाब शुरू करते हैं। पहला सवाल मुंबई से अतुल शर्मा पूछ रहे हैं। नमस्कार अतुल जी, बताइए कौन से स्टॉक पर है आपका सवाल? हाँ, मेरे पास नमस्कार मैडम, मेरे पास जेके लक्ष्मी है 60 शेयर, सॉरी 110 शेयर 409 के प्राइस पे, एंड ओएनजीसी इज आल्सो 60 शेयर एट 409 प्राइस। तो मुझे क्या एवरेज करना चाहिए इस प्राइस पे, या और डिप पे जाके मैं एवरेज करूं? मुझे आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं? हाँ, लॉन्ग टर्म। हाँ ओके, ओएनजीसी में तो आपको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है 136 रुपए का। हमारे साथ शाहिना मुकादम भी जुड़ रही हैं। शाहिना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, आपसे व्यू लेना चाहूंगी। ओएनजीसी एक तो यहाँ पर जो कच्चे तेल की कम कीमतें हैं उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऑल द बेनिफिट्स जो कि ओएनजीसी को मिलने चाहिए विद रिड्यूस सब्सिडीज, लेकिन वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज एक कांस्टेंट ओवरहैंग बना हुआ है यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट का भी। ओएनजीसी पर इस वक्त आपका क्या व्यू है, क्योंकि इनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली मुद्दा मुझे लगता है अभी भी स्टॉक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है, तो इनफैक्ट मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड में है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि उनको फिर भी यहाँ से भी अगर वो मीडियम टर्म में होल्ड करते हैं तो स्लोली स्टॉक डाउनवर्ड की तरफ होगा। जैसे आपने बराबर बताया, उनको जो सब्सिडी कमती हो रही है बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस कमिंग डाउन, उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज उनका प्रॉफिटेबिलिटी वैसे भी नीचे जाता है विथ ऑयल प्राइसेस कमिंग डाउन सच अ लॉट सब्सटेंशियली। और मुझे लगता है जो क्वार्टर के नंबर्स है वो भी इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। बेटर होंगे बट इतना कुछ खास नहीं। वैल्यूएशन 13 टाइम्स मल्टीपल है FY16 का, तो यहाँ से अपसाइड बहुत लिमिटेड है। वो एक काम कर सकते हैं, अगर कुछ बाउंस मिलता है ओएनजीसी में तो 310 के लेवल्स पे एक बार वो मिल सकता है शॉर्टर टर्म में, वहां पर वो एक बार अपना लॉस बुक कर ले। और नियर टर्म के लिए अगर चाहे तो वो स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं 260। अगर 260 के नीचे जाता है तो एक बार वो निकल जाना चाहिए। उनका जो दूसरा स्टॉक है जेके लक्ष्मी, वहां भी मुझे लगता है कि जो नंबर्स एक्सपेक्टेशन है वो काफी डिसअपॉइंटिंग हो सकते हैं, जैसे हमने बाकी के मोस्टली सीमेंट कंपनीज में देखे हैं। और वहां भी चार्ट शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा वीक लग रहा है, तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता ये लेवल पे उनको एवरेज करना चाहिए। अगर उनको एवरेज करना चाहिए तो वो रुक जाए काफी और नीचे लेवल्स पे, यहाँ से और से 320 ऐसे लेवल्स पे अगर मिलता है तो एवरेज करने की सलाह दूंगी। नहीं तो एक बार एग्जिट करके वापस से नीचे लेवल्स में वो अगर खरीदते हैं थोड़ा 320 के टाइप लेवल्स पे, तो उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट रहेगा। ओके, तो ये व्यू है जेके लक्ष्मी सीमेंट और ओएनजीसी पर आपके लिए। लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और शेयरों पर सलाह लेकर आएंगे।
आप देख रहे हैं सौदा आपका। अब चलेंगे अहमदाबाद, जहां से प्रहलाद जी ने हमें फोन किया है। नमस्कार, बताइए सवाल क्या है आपका? अरे मैडम, हमारे पास SBI 283 रुपए पर है 25 शेयर। आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं? हाँ, हम रुक सकते हैं 5-6 महीने। 5-6 महीने का यहाँ पर व्यू है। ओके सिमी, 283 पर इनकी बाइंग और उससे नीचे आके 261 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह देंगी, क्योंकि ये 5 से 6 महीने रुकना चाहते हैं? देखिए, स्टेट बैंक मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टॉक है। अगर 5 से 6 महीने नहीं 5 से 6 साल के लिए आपको रुकना है तो आप रख सकते हैं ये स्टॉक। फिलहाल आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक रेंज बाउंड लगेगा, क्योंकि इसमें जो रैली आ रहा है वो 75 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। पहले 65 के आसपास सपोर्ट लेना था, इस करेक्शन में ये 65 का लेवल भी तोड़ा और 50 के आसपास सपोर्ट लिया है। वापस ये स्टॉक थोड़ा बहुत आज रिकवरी में आ रहा है। लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ से मूवमेंट आ सकता है। इनफैक्ट अभी 61-62 के आसपास मेंटेन कर रहा है स्टेट बैंक, और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर कोई मतलब होल्ड कर सकता है तो होल्ड करे, और यहाँ पे अगर कोई फ्रेश बाई कर सकते हो तो करे। 74-75 का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए पॉसिबल है। उनका जो लेवल है बहुत ऊपर का नहीं है, पर मैं उनको यही एडवाइस करूंगी 60-50 के बीच में एक अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और शॉर्ट टर्म का मेजर सपोर्ट है। इस रेंज में उनको और अगर चाहे तो खरीदारी कीजिए और थोड़ा बहुत टाइम इसमें दीजिए, आपको अच्छा पैसा ये स्टॉक दे सकता है। इनफैक्ट ये ऐसा स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में रखने जैसा है, तो कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल होल्ड कीजिए। ओके, तो होल्ड करके चलने की सलाह है SBI पर। लेकिन अब अगला सवाल लेंगे। SMS आया है विजय का उज्जैन से। ल्यूपिन खरीदे हैं उन्होंने 25 शेयर 4400 के भाव पर, अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हैं। शाहिना, मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, क्योंकि ल्यूपिन 440 पर काफी पहले था। क्या करना चाहिए? अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हैं। अब ल्यूपिन ने गैविस का एक्विजिशन भी किया है, जो कि काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। क्या लगता है, क्या यहाँ और बने रहें या कुछ मुनाफा वसूली करें? देखिए, मेरे हिसाब से जो प्योर अगर वैल्यूएशन और नंबर्स के हिसाब से जाए तो एक्सपेंसिव है, और ये FY16 के नंबर्स काफी फ्लैट होंगे, बिकॉज उनका एक बड़ा प्रोडक्ट है जो US मार्केट्स में से सुप्रैक्स, वो उनका जो मार्जिन है, प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू है, वो बहुत कम हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, जैसे आपने गैविस का एक्विजिशन किया है, बहुत महंगा एक्विजिशन है, $800 मिलियन के ऊपर एक्विजिशन है, बट अगर आप देखो उनका डेट बहुत कम है। सो बेसिकली दे आर बाइंग ग्रोथ थ्रू दिस एक्विजिशन। तो उस हिसाब से मुझे लगता है वो अपने ग्रोथ को 1-2 क्वार्टर के बाद फिर से मैनेज कर पाएंगे। आई वुड सजेस्ट दैट द इन्वेस्टर होल्ड्स द स्टॉक। अगर उनको प्रॉफिट बुक करना है तो 1800 के लेवल तक अगर मिलता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज ही कैन जस्ट होल्ड, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1550। अगर इसके ऊपर रहता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ही कैन कंटिन्यू टू होल्ड फॉर अ लॉन्गर टर्म। ग्रोथ वापस से फिर से आ जाएगी कंपनी में 1 या 2 साल के बाद, सो ही कैन होल्ड। मुनाफा कमा रहे हैं, सो देयर इज नो हरी। ओके, तो आप अच्छा खासे मुनाफे पे बैठे हैं। आगे अगर आप कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं तो फिर होल्ड करके रखिए। जैसा कि शाइना कह रही थी, 1-1.5 साल बाद ही उनको और बेहतर ग्रोथ दिखाई देगी, जब ये गैविस का एक्विजिशन पूरी तरह से फैक्टर इन हो चुका होगा। लेकिन फिलहाल हम लेंगे यहाँ पर साथ आपका एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवाल जवाब लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और अब देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। अगस्त सीरीज की अच्छी शुरुआत, सेंसेक्स में 300 अंक तक उछला, निफ्टी 8500 के करीब, बैंक निफ्टी 1.25% ऊपर, रियल्टी, फार्म और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त। नतीजों से पहले ICICI बैंक में 0.25% की बढ़त। ICICI बैंक का मुनाफा 10% बढ़ने का अनुमान, लेकिन कमजोर नतीजों की आशंका में L&T पर दबाव। कमजोर नतीजों से कोटक महिंद्रा में 3.25% की गिरावट। ING वैश्य के साथ मर्जर के चलते प्रोविजनिंग बढ़कर 322 करोड़ रुपए हुई। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स की बिकवाली की राय। नेस्ले देश में किसी 5 इंडिपेंडेंट लैब से मैगी की टेस्टिंग के लिए तैयार। सरकार आज देगी बॉम्बे हाई कोर्ट के सुझाव पर अपनी राय।
हमें 1-2 दिन दीजिए, वहाँ सदन में घोषणा होगी कि किस प्रकार का कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज हम लोगों ने तैयार किया हुआ है, किस प्रकार से जो एडिक्वेट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक का, हम लोग किस प्रकार से करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आवाज की मुहिम पहला कदम के लॉन्च पर बोले वित्त राज्य मंत्री। पीएसयू बैंकों में पूंजी डालने का जल्द हो सकता है ऐलान। विनिवेश में रिटेल की भागीदारी बढ़ाने पर भी दिया जोर। चलिए आप देखते हैं सीएनबीसी आवाज पर चल रहे आईटीएल के महामुकाबले में ट्रेडर्स, विमेंस और कमोडिटी लीग में ताजा स्थिति क्या है, जानने के लिए सीधे चलते हैं सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी के पास। जोरदार मुकाबला आईटीएल में चल रहा है और कल आपने देखा था कि 250% तक की कमाई कर रहे थे लोग। देखते हैं आज की ताजा स्थिति क्या है, वहां अब क्या रुझान बन रहा है। तो तरुण को आप देखें 250% से ज्यादा 3% और बढ़ गया, 253% की कमाई तरुण दिनेश भगत कर रहे हैं। वहीं तुषार को आप देखिए 136% की कमाई है और गुरबख्श सिंह 119%, यानी ऊपर के 4 पूरे 100% से 250% तक की कमाई। महिला वाले में देखें मधु वेद 62%, गीता सिंह 32% और अवनी 21%। यहाँ पे भी शानदार परफॉर्मेंस चल रहा है, इतना जबरदस्त मोमेंटम है बाजार में कि उसको ट्रेडर्स अपने फेवर में करते देखें। लेकिन कमोडिटी में आप देखें सूर्यकांत 82%, राजेश 70% और विश्वनाथ 58%। तो कमोडिटी में भी बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन आपको देखने को मिल रहा है और तमाम सारे ट्रेडर्स पैसे कमा रहे हैं। लेकिन पायदान किस तरह से बदल रहे हैं, रैंक किस तरीके से चेंज हो रही है, वो नजर डालें अगर तो इसमें जयेश कुमार आपको देखेंगे 26वीं रैंक जो थी उनकी वो नुकसान किया, उन्होंने पूरा पैसा नुकसान किया तो 2178वीं रैंक पे पहुंच गए हैं। वहीं पे महेश को आप देखेंगे जो 2064वीं रैंक से उछलकर 10वीं रैंक पे पहुंच गए और 63% का उन्होंने बहुत की है। तो यहाँ पे जिस तरह से रैंक चेंज हो रही है। लेकिन महिलाओं वाले में देखें तो निधि मिश्रा जो कल से इस पायदान को ऊपर नीचे कर रही 11वीं रैंक से 618वीं रैंक पे पहुंच गई है। नीरू को देखें वो 32वीं से 596, यहाँ परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे ज्यादा हो रहा है, जो कल के लोग थे वो और ज्यादा नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कमोडिटी देखिए विवेक महाजन 7वीं रैंक से 85वीं रैंक पे पहुंच गए हैं, निखिल 77 से 22वीं में। तो कमोडिटी में भी काफी उतार चढ़ाव चल रहा है, कहीं पे खुशी है कहीं पे गम है। तो थोड़ा सा नुकसान किया तो पायदान बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इसी ऊपर नीचे में ही फायदा बनता है क्योंकि वोलेटाइल मार्केट होगा तो कमाई के ज्यादा मौके होंगे और आप डेफिनेटली कमा सकते हैं आईटीएल के जरिए। रजिस्टर करिए अपने आप को indiantradingleague.com पर। आपको इसके लिए रजिस्टर करने के बाद 25,000 रुपए की एक डिपॉजिट मिनिमम रकम रखनी है, उससे ज्यादा रकम रख सकते हैं और चाहे तो आप कैश के बजाय शेयर रख सकते हैं और बस ट्रेडिंग शुरू कर दीजिए। ट्रेड कितना भी बड़ा इनिशिएट करिए, आपको ब्रोकरेज सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए लगेगी और साथ ही 1 करोड़ रुपए तक के इनाम के जीतने के हकदार आप हो सकते हैं। तो लगे रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए और देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। आप देख रहे हैं सौदा आपका। अगले कॉलर से बात करते हैं, चलते हैं हैदराबाद जहां से वैभव ने हमें फोन किया है। नमस्कार वैभव, बताइए सवाल क्या है आपका। गुड मॉर्निंग मैडम जी, मेरा रेस्टोरेंट पे है मैडम एक्चुअली फोन मेरा। किस प्राइस पे खरीदा है आपने? 100। ओके, उनसे संपर्क टूट गया है। वैभव आपको आवाज आ रही है, आपने किस प्राइस पे खरीदा है और क्या पर्सपेक्टिव है, निवेश कर रहे हैं या ट्रेडिंग का नजरिया है? नहीं, इन्वेस्ट के लिए मैडम एक्चुअली 3-4 मंथ्स का व्यू है मेरा इसके लिए। ओके, शाइना क्या सलाह देंगे आप इनको? निवेश का नजरिया है, थोड़े दिन रुकना चाहते हैं, क्या एसआर ऑयल एक अच्छी बेट होगी इनके लिए? हाँ देखिए, एसआर ऑयल कंसोलिडेट हो रहा है, जैसे अभी काफी महीनों से थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है उनका जो एक्विजिशन है ऑफ द रशियन कंपनी। उस न्यूज के बाद मुझे लगता है और थोड़ा ऊपर जा सकता है, इनको होल्ड करना चाहिए। वैसे भी अभी ऑयल प्राइसेस कम होने की वजह से इनको बेनिफिट होगा, उनके रिफाइनरी मार्जिन्स काफी अच्छे हो सकते हैं। वो टारगेट 205 का रख सकते हैं और एक स्टॉप लॉस 185 का रख सकते हैं। निवेश अगर करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं।
ओके, तो ये सलाह है एसआर ऑयल पर। आपके लेवल्स के पास ही है, चाइना को लगता है आगे बेहतर रिटर्न देगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। राहुल ने पुणे से सवाल पूछा है। नमस्कार राहुल, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम, मेरे पास एलेम्बिक फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा है। हेलो जी बताइए। हाँ मैम, मेरे पास एलेम्बिक फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा है जी। एलेम्बिक फार्मा मेरे दोनों, और मेरे पास ऑलमोस्ट सब फार्मा ही है, तो मैं फार्मा ही में ट्रेड करता हूँ। मैं डेली ट्रेड करता हूँ मेरे घर से। तो मैं ऐसा चाहना चाहता हूँ कोई ऐसा शेयर जिसमें मैं रोज ट्रेड कर सकूँ फार्मा में। आप वेल आई थिंक सिमी, ये सवाल तो बड़ा मुश्किल है कि कौन सा एक ऐसा स्टॉक हो जिसमें रोज ट्रेड किया जा सके। आप कोई भी स्टॉक चुन सकते हैं जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन आपके दोनों सवाल ले लेते हैं। एलेम्बिक फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा स्पेस पे फोकस रहता है इनका ट्रेडिंग के नजरिए से। ग्लेनमार्क में तो अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं, लेकिन आई थिंक एलेम्बिक फार्मा ऑलमोस्ट इनके प्राइस के आसपास ही है या थोड़ा नुकसान झेल रहे हैं। क्या सलाह देंगे आप इन दोनों स्टॉक्स पर? एक तो पहले ग्लेनमार्क और एलेम्बिक को लेके मेरा जो व्यू है वो मैं दे देती हूँ। ग्लेनमार्क में मैं क्लियरली बुलिश हूँ। इसमें जो ब्रेकआउट आया था वो 1000 से 1010 के बीच में आया था, और अभी उस रेंज के नीचे ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है। और हो सकता है कि जैसे मार्केट में वीकनेस, मतलब ये न्यूज के बाद जैसे सेल ऑफ इसमें देखा गया था, वो रेंज अब भी स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है। पर ओवरऑल मेरा व्यू क्लियरली बुलिश है, और मैं ये मानती हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम हो तो ये स्टॉक आपको 1100 के ऊपर वापस दिखाएगा। अब बिल्कुल बने रहिए, कोई चिंता मत कीजिए। रहा सवाल एलेम्बिक की, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग इसमें अभी भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। चार्ट लग रहा है कि 750 के नीचे थोड़ा बहुत हल्का हो रहा है, और ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे यहाँ से जा सकता है। 690 से 710 के बीच में भी ये स्टॉक जाके सेटल कर सकता है। पर वो एक मेजर सपोर्ट एरिया होगा जहां पे एलेम्बिक को आपको वापस मतलब एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक अच्छा है। ओवरऑल जो ट्रेंड है अप है। और आपका सवाल ये था कि कोई भी एक स्टॉक आपको चूज करके देना है जिसमें आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकेंगे। देखिए, फार्मा में कोई भी स्टॉक में जो लार्ज कैप फार्मर्स अपने बात किए हैं जिसका प्राइस बहुत बड़ा है, उसमें 10, 15, 20 रुपया का मूवमेंट हमेशा हर दिन में कोई ना कोई स्टॉक में आता है। पर ओवरऑल आपको अगर सिर्फ फार्मा में खेलना है तो बहुत रिस्की होगा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है, क्योंकि आपके पास, आपने कहा है कि आपका डिलीवरी में भी सब फार्मा स्टॉक्स ही है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत रिस्की एक अप्रोच है जो सिर्फ एक ही सेक्टर में आपके पास है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। कोई भी स्टॉक चूज कीजिए। इनफैक्ट आज का दिन आपने बहुत अच्छा दिन सिलेक्ट किया जिस दिन आपने फार्मा में क्वेश्चन किया, और फार्मा का सारे स्टॉक सच चल रहा है। डॉक्टर रेड्डी आफ्टर रिजल्ट 4000 का लेवल आज क्रॉस कर चुका है। वखट चल रहा है, ऑरोबिंदो फार्मा चल रहा है, ग्लेनमार्क शायद 1000 का लेवल आज क्रॉस किया है वापस, तो वो भी चल गया। अपना लुपिन खराब रिजल्ट्स के बाद, खराब न्यूज के बाद बहुत बुरी तरह से पिट गया था। आज लुपिन भी चल रहा है और 1650 के ऊपर जाके मेंटेन करने का कोशिश भी कर रहा है। हाँ, 1700 के ऊपर जाने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा, फ्रेश एक रैली का तैयारी में रहेगा। बायोकॉन एक आईपीओ लेके थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे मतलब स्टक है, एक रेंज में है, पर जो भी है सपोर्ट को तोड़ा नहीं है। 460 से 450 का सपोर्ट है, और वो सपोर्ट जब तक नहीं तोड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए व्यू जो है वो अच्छा ही है। 485 से 490 का टारगेट शॉर्ट टर्म में आ सकता है। स्टॉप लॉस लगा के काम करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई भी स्टॉक आप लीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। सारे स्टॉक्स व्यू जो अगर आप लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए सारे पॉजिटिव हैं। ओके, तो ये सलाह है सिमी की तरफ से, लेकिन हम लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक। लेकिन आपको बता दें, रिफॉर्म्स पर सुस्ती को इकोनॉमिस्ट कैसे देख रहे हैं? क्या सेंटिमेंट खराब होने की आशंका गहरा रही है? और अगर ऐसा है तो इस बार रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन दरें घटाएंगे या नहीं? इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने इकोनॉमिस्ट और लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद मोहन जुड़ेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सौदा आपका। भारतीय इकोनॉमी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जाने माने इकोनॉमिस्ट और लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद मोहन जुड़े हैं। डॉक्टर मोहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मूडीज की एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको लगता है हैव वी लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी?
इन ट्रू सेंस वी हैवंट लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, लेकिन निश्चित तौर पे हिंदुस्तान में चैलेंजेस बने हुए हैं। जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी अगर खासतौर पे आप ग्लोबल एनवायरनमेंट देखें और इंडिया का एनवायरनमेंट देखें तो डोमेस्टिक ट्रेंड ऑन द होल पिछले 1 साल में पॉजिटिव की तरफ मूव किया है। उससे पहले की जो 5 वर्ष दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो इशुएंस हो नए शेयर्स इत्यादि का, चाहे हमारा इन्वेस्टमेंट का हो, सब नीचे जाता दिख रहा था। कम से कम उसमें ठहराव आया है, वो नीचे नहीं जा रहा है। तो निश्चित तौर पे 1 साल में टर्न अराउंड हुआ है एनवायरनमेंट में। लेकिन जहां तक सब्सटेंस का इशू है कि हम सब्सटेंस में आगे बढ़ पा रहे हैं नहीं बढ़ पा रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसी हमारी अपेक्षा थी, जैसी सारे विश्व की अपेक्षा थी, उस अपेक्षा के अनुरूप शायद हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ पाया है। और इसमें जो सबसे बड़ा बॉटलनेक दिख रहा है, लेजिस्लेशंस को पास न करा पाना। मेजर रिफॉर्म, चाहे वो लैंड रिफॉर्म हो, चाहे लेबर रिफॉर्म हो, तमाम सारे रिफॉर्म्स जिन पर हमें आगे बढ़ना था, जिसके प्रति देश की प्रतिबद्धता थी, गवर्नमेंट बार बार कह रही थी, उनमें देश आगे नहीं बढ़ पाया है। और शायद सबसे बड़ा हैसल हमारा पार्लियामेंट है। समय आ गया है कि हमें इकोनॉमिक इश्यूज पर पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा और देश हित में काम करना होगा। जो मूडीज की रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है, अगर उसी बात को आगे बढ़ाएं, इस समय जो एनवायरनमेंट है, वैश्विक एनवायरनमेंट विशेष रूप से, चाइना में मेजर चैलेंजेस बने हुए हैं। चाइना लगातार वीक होता दिख रहा है। ग्रीस की समस्या अभी पूरी तरह ठहराव की तरफ नहीं गई है, वो समस्या बनी हुई है। ऐसे माहौल में इंडिया के लिए ये एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि अगर चाइना जिस तरीके से वीक हो रहा है और जिस तरीके से यूरोप में विशेष रूप से माहौल बना हुआ है, इंडिया सारे दुनिया के जो वैश्विक कैपिटल है उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम इस समय सारी दुनिया का इन्वेस्टमेंट और सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी ज्यादा आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि हमें सही दिशा में आगे बढ़ना होगा और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिलाना होगा कि हम ये कर सकते हैं। और अब कॉन्फिडेंस दिलाने का जो समय है, अब ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, ओनली वॉक द टॉक का समय है। हमें काम करके दिखाना होगा। अगर हम ये कर पाएंगे, ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे तो अनफॉर्चुनेटली जो मूडीज कह रहा है वो आज तो सच नहीं है, लेकिन आने वाले समय में सच हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर मोहन, अगर हम देखें तो अभी तक जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, वो सारे रिफॉर्म्स जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है, वो बिल्स चाहे आप देखें, एक जीएसटी को छोड़ दे तो बाकी सारे बिल, चाहे वो लैंड बिल हो या फिर कोई और, सब पे अभी कोई सहमति नहीं बनी, वो कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। और लग रहा है कि ऑपोजिशन भले ही इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ सरकार आई, लेकिन फिर भी वो अब फ्लोर मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से सारे बिल अटके हुए हैं। जीएसटी पर ही थोड़ी बहुत उम्मीद है कि इस साल वो पास होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आगे उम्मीद कैसे करें? देखिए, जो बात मैंने भी कही है, जो बात आप भी उठा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट में जिस तरीके से अपोजिशन में और सरकार में जिस तरीके से मतांतर बना हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को लीड लेनी होगी और अपोजिशन को भी सिटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके देश हित में सहयोग करना होगा, क्योंकि राजनीति हमें अलग करनी होगी और देश के विकास को आगे रखना होगा। अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। निश्चित तौर पे गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा। ये तो प्रिंसिपली सही बात है, लेकिन वो होता नहीं है। नहीं, देखिए, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लैंड बिल की आपने चर्चा की, कुछ क्रिटिकल इश्यूज है, कंसेंसस का क्लॉज है। मुझे लगता है कि अगर सरकार इसमें कुछ बदलाव करती है तो शायद अपोजिशन के लिए भी आगे बढ़ना आसान होगा। कुछ क्रिटिकल इश्यूज हैं जिस पर हमें कहीं ना कहीं कंसेंसस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और लैंड लॉ एक ऐसा लॉ है जिसको आप आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें छोटे मोटे इरिटेंट्स हैं। सरकार अगर इसमें इनिशिएटिव लेगी, शायद इसमें कुछ सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान की जो इस समय पॉलिटिक्स है वो हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए एक बड़ी बाधा बन गई है और ये सारे देश के लिए एक लेसन है। मुझे लगता है कि अगर हमारे राजनेता इसी तरीके से बिहेव करेंगे तो न तो ये राजनेताओं के लिए अच्छा होगा, न देश के लिए अच्छा होगा। राजनेताओं को देश हित में कलाम साहब की तरह आगे बढ़ना होगा। कलाम साहब एक बड़ी सीख है, मुझे लगता है उनसे सीख लेनी होगी कि हर चीज से ऊपर देश होना चाहिए। डॉक्टर मोहन, इस वक्त थोड़ा माइक्रो फोकस करते हैं और वो ये कि क्रेडिट पॉलिसी क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? कितनी जल्दी रेट कट की उम्मीद कर रहे हैं और कितना बड़ा हो सकता है ये रेट कट? मुझे लगता है 0.5 तक का रेट कट एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। रेट कट भी रिजर्व बैंक भी मुझे लगता है कि जिस तरीके का माहौल बना है कुछ हद तक उसके लिए जिम्मेदार है।
क्योंकि कई वर्षों से रिजर्व बैंक ने प्रोएक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ ध्यान नहीं दिया है। हमेशा एक रिएक्टिव अप्रोच रहा है कि जिस तरीके की अर्थव्यवस्था है उसमें हम एक डिफेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आगे बढ़े। कम से कम पिछले 2 वर्षों से यही दिखाई पड़ रहा है। समय आ गया है कि रिजर्व बैंक को भी समझना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकती है। तो बजाय इसके कि हम हर समय ये वेट करें कि जब सारे इंडिकेटर्स एप्रोप्रिएट हो जाएं तब हम इंटरेस्ट रेट इत्यादि में परिवर्तन करें, बेहतर ये होगा कि जब अर्थव्यवस्था को आवश्यकता है और अगर इंटरेस्ट रेट कम करके हम ग्रोथ प्रोसेस को और एनवायरमेंट को बेहतर कर सकते हैं तो आरबीआई को प्रोएक्टिव पॉलिसी लानी चाहिए। मुझे लगता है जिस तरीके का माहौल इस समय बन रहा है, जल्दी ही आप शायद कुछ सही दिशा में परिवर्तन देखेंगे। 0.5 का चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, डॉक्टर मोहन, इसके साथ ही मानसून जो कि जितनी उम्मीद थी उससे तो थोड़ा बेहतर अभी तक दिखाई दे रहा है, वही सेंस मिल रहा है, लेकिन क्या लगता है जिस तरह का मानसून आया है अब भी कंसर्न्स बन चुके हैं, कुछ चीजों की कीमतें काफी ऊपर जा रही हैं, तो क्या आगे सिचुएशन भारतीय इकोनॉमी के लिए ठीक ठाक रहने वाली है मानसून से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से रिलेटेड? ऐसा लग नहीं रहा है, इसलिए नहीं लग रहा है कि मानसून बहुत ही इरेटिक है। जहां पे बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि वो सब डिस्ट्रॉय कर दे रही है। बाढ़ इत्यादि बहुत तेजी से आपको गुजरात इत्यादि में, राजस्थान में जो दिख रहा है। और जो हमारा फूड बाउल है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब वाला जो एरिया है, यहां जितनी बारिश एग्रीकल्चरल एरिया में होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही है। तो ये इरेटिक रेन है। आने वाले समय में ज्यादा क्लियरिटी आएगी, लेकिन निश्चित तौर पे जितनी देश को आवश्यकता है उसकी तुलना में मुझे लगता है कि रेन्स एडिक्वेट नहीं हो रही है। मानसून एक चैलेंज है जो आने वाले समय में विशेष रूप से महंगाई को निश्चित तौर पे कुछ हद तक प्रभावित करेगा। ओके, और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं। हम महंगाई प्रभावित हो सकती है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि ऑलरेडी रूरल इकोनॉमी जो स्ट्रेस में है वो आगे और एक प्रेशर पॉइंट बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि रूरल इकोनॉमी हमारी एक ऐसे सेगमेंट है जिस पर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। 2001 से जो एवरेज ग्रोथ रेट हमारी 2.8% के लगभग है, और जो लॉसेज हैं 1 लाख करोड़ एनुअल लॉसेज, 1 लाख ट्रिलियन रुपीस के बराबर के एनुअल लॉसेज एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं। और उसके लिए हमने ना तो लॉजिस्टिक्स लाइंस पर इंटरवेंशन किया है, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन, ये एक ऐसा एरिया है जिस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। और इसके चलते जो ऑलरेडी हमारे लॉसेज हैं, अगर मानसून भी वीक हो जाएगा तो हमारे पास विशेष रूप से ऑयल सीड, पल्सेस जैसी जो चीजें हैं, इसके स्टोरेज की कोई कैपेसिटी नहीं है। फ्रूट, वेजिटेबल्स इत्यादि के लॉजिस्टिक्स लाइंस की कोई व्यवस्था नहीं है। और यही वो चैलेंजेस हैं जो 2008 से हिंदुस्तान के इन्फ्लेशन को लीड कर रहे हैं और लगातार हिंदुस्तान के फंडामेंटल्स को वीक करते चले जा रहे हैं। उसके बावजूद भी ना तो पिछली सरकार ने ना इस सरकार ने आज तक एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन या एप्रोप्रिएट ब्लूप्रिंट प्रेजेंट किया है जिसके तहत हम निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसको कवर कर सकता है, लेकिन ब्लूप्रिंट हमें चाहिए। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो मुझे लगता है मानसून का चैलेंज आने वाले 20 वर्षों में भी ऐसे ही बना रहेगा कि हम हमेशा ऊपर ही देखते रहेंगे अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए। हमें खुद प्रयास करना होगा। मुझे लगता है एग्रीकल्चर की तरफ जिस तरीके की बेरुखी लगातार दिखाई गई है, अब समय आ गया है कि हमें उसको मेजर ग्रोथ इंजन की तरह ड्राइव करना चाहिए। ओके, डॉक्टर मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर अरविंद मोहन मानते हैं कि वक्त है कि रिफॉर्म्स पर तुरंत एक्शन लिया जाए। वॉक द टॉक का वक्त है और रूरल इकोनॉमी को सिर्फ मानसून पर भरोसा रखने का वक्त खत्म हो चुका है। अब उसके लिए कॉन्शियस होकर, फोकस करके कुछ एफर्ट करना होगा जिससे वो इंडिपेंडेंट बन सके। लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद शेयरों पर सलाह लेकर आएंगे आपके लिए। आप देख रहे हैं सौदा आपका। आज गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर हम गुरुओं को गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ ऐसे शेयर बताना चाहते हैं जिनमें पैसे लगाने से बेहतरीन रिटर्न मिल सकते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट सेबी भौमिक और शाइना मुकादम हमारे साथ हैं। शाइना, पहले आपसे समझना चाहेंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जहां पर इस वक्त पैसे लगाने का मौका है?
देखिए मेरे 3 पिक्स है। फर्स्ट वन इज फोर्टिस हेल्थ केयर, वहां पर मेरा टारगेट होगा 220 एंड स्टॉप लॉस इज 170। सेकंड पिक इज अपोलो टायर्स, वहां पे मेरा टारगेट होगा 250, स्टॉप लॉस 185 एंड थर्ड इज अशोक लेलैंड, वहां पर पिक होगा मेरा टारगेट रहेगा अबाउट 100 रुपीज with a stop loss of about 75। फर्स्ट स्टॉक जो फोर्टिस हेल्थ के है वो मुझे पसंद है क्योंकि अभी उनके पास ऑलमोस्ट 5000 बेड्स है, तो अगर आप उनका ईवी बाय सेल्स या ईवी बाय नंबर ऑफ बेड्स देखें तो वो सेक्टर में बहुत अट्रैक्टिव है। डेट इक्विटी उन्होंने लास्ट 2 साल में इतना घटाकर नाउ इट इज जस्ट अबाउट 0.2 टाइम्स डेट इक्विटी। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, वैल्यूएशन इज ऑल्सो ओके। सेकेंड पिक इज अपोलो टायर्स, जैसे मैंने बताया वहां पर उनको बेनिफिट होगा, जैसे रिडक्शन इन रॉ मटेरियल कॉस्ट है, काफी अच्छा एक्सपेंशन कर रहे हैं यूरोप में, बैलेंस शीट अभी भी स्ट्रांग है डिस्पाइट दी वेरी हेवी इन्वेस्टमेंट इन यूरोप। मुझे लगता है यहाँ से उनका अच्छा ग्रोथ रहेगा, क्वार्टर नंबर्स भी काफी अच्छे होना चाहिए। थर्ड पिक है अशोक लेलैंड। अगर आप देखें तो लास्ट 2-3 इयर्स में उनका आई थिंक काफी प्रेशर था बिकॉज द होल ओवरऑल सीवी सेक्टर वाज अंडर प्रेशर, बट अभी हमने ये साल में देखा है उनके नंबर्स बहुत अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं। वॉल्यूम्स वन ऑफ द बेस्ट इन द सेक्टर, 40% प्लस वो वॉल्यूम्स में ग्रोथ दिखा रहे हैं। इट्स अ टर्न अराउंड बैलेंस शीट, जो लॉसेस थे लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में अभी वो टर्न करके प्रॉफिटेबिलिटी में आ रहे हैं। बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रेंथन किए हैं विद द QIP दैट दे रेज फंड्स इन द लास्ट 1 ईयर। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि काफी अच्छा टर्न अराउंड होगा स्टॉक में एंड दिस कुड बी अ पोटेंशियल मल्टी बैगर इन द लॉन्गर टर्म। तो ये मेरे तीनों पिक्स होंगे विद द 1 ईयर जो टारगेट दिए हुए इट्स अ 1 ईयर टाइम फ्रेम। ओके, तो ये है शाहिना की तरफ से पिक्स, लेकिन सिबी आपकी तरफ से क्या है आज के लिए पिक्स? मुग्धा, मेरा 3 पिक है, मैं दे रही हूँ। एक मेरा होगा, एक्चुअली मैं ऑटो सेक्टर में बुलिश थी, ये आप लोगों को मालूम है, ऑटो में सारे चल गया। अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, नेक्स्ट 2-3 महीने में फेस्टिवल सीजन है और इसमें ऑटो सेक्टर चलता है, तो इसलिए मैं ऑटो सेक्टर में अभी कुछ नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी सब चल चुका है। बजाज ऑटो, हीरो मोटो, मारुति एकदम बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था, अशोक लेलैंड सारे चल गया। बाकी है ऑटो के साथ साथ टायर्स में भी सारे में मूवमेंट आ चुका है। सीएट में मेडैली है, आया था, अपोलो टायर्स अच्छा चल रहा है, जेके टायर्स भी भाग रहा है। अब इस ऑटो टायर के साथ साथ और एक सेक्टर है जो ऑटो के साथ ऑटो से जुड़ा हुआ है, वो है ऑटो एंसिलरी। मैं 2 पिक वहां से चुना है क्योंकि दोनों में कल फ्रेश ब्रेकआउट आया था, एक सोना कोयो स्टीयरिंग और एक रिको ऑटो इंडस्ट्रीज, दोनों ऑटो एंसिलरी है। और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर कोई 3-4 महीने के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेड, तो शायद ये दोनों चूज किया जा सकता है। सोना कोयो में ऑलरेडी मोमेंटम था सुबह, अभी थोड़ा सा लैगर्ड हो चुका है, पर मुझे लगता है कि ओवरऑल 60 का स्टॉप लॉस के साथ डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है और करना चाहिए। 90 से 95 का मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है, शॉर्ट टर्म नहीं, वो मीडियम टर्म का ही एक्चुअली टारगेट है। शॉर्ट टर्म का टारगेट उतना बड़ा नहीं हो सकता है, तो मीडियम टर्म में ये 95 तक जा सकता है, 90 से 95 तक का मेरा टारगेट है। दूसरा स्टॉक मेरा होगा रिको ऑटो, 55-54 के आसपास अभी मेंटेन कर रहा है। इसमें भी एक कल फ्रेश ब्रेकआउट देखा गया था, आज थोड़ा सा सबड्यूड है, कल का हाई से नीचे है, कल का क्लोजिंग से नीचे है, पर जो भी है लग रहा है कि इसमें भी ब्रेकआउट है और ये भी परफॉर्म कर सकता है। 45 का स्टॉप लॉस के साथ मैं इसमें लॉन्ग रिकमेंड कर रही हूँ। 75 का मेरा टारगेट होगा, वो भी मीडियम टर्म का। तो ये दोनों स्टॉक मेरा हो गया ऑटो एंसिलरी से। अब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने पहले भी सजेस्ट किया है, अब ऑटो एंसिलरी और इससे जुड़ा हुआ कोई भी सेक्टर मैं नहीं दे रही हूँ। थर्ड स्टॉक जो मेरा होगा वो होगा NIIT लिमिटेड। ये स्टॉक मैं इसलिए चूज किया है क्योंकि इसमें ऑलरेडी लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा मोमेंटम था और अभी भी ये स्टॉक मुझे लगता है कि परफॉर्म कर सकता है। कल NIIT लिमिटेड में सर्किट लगा था, आज वो सर्किट को मतलब मेंटेन किया है और ये स्टॉक आगे भी जा रहा है। लगता है कि यहाँ से भी ये ऊपर जा सकता है। 100 से 105 का नया टारगेट होगा और मुझे लगता है कि NIIT लिमिटेड में अगर यहाँ पे कोई निवेश करना चाहता
जाते हैं तो 74 का स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। ये तीनों स्टॉक मेरा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए पिक होगा, जो कि आज गुरु दक्षिणा के लिए मैंने मेरे क्लाइंटों को दिया है। सब बाई करें और स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, अगर प्रॉफिट मिलता है तो मुझे याद कीजिएगा। और थैंक्स, डिस्क्लोजर है पहले मैं दे देती हूँ क्योंकि मुग्धा फाइनली मुझे पूछेगा जरूर। एक रिको ऑटो और NIT लिमिटेड में मेरा और मेरे क्लाइंटों का पोजीशन है और सोना कोयल स्टीयरिंग आज ही मैंने मेरे क्लाइंटों को रिकमेंड किया है। ओके, तो ये है सिमी की पिक्स। लेकिन आपको बता दें बाजार आज काफी एक्साइटेड। अगस्त सीरीज की बेहतरीन शुरुआत, क्योंकि 300 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त आ चुकी है। सेंसेक्स में 28,000 के लेवल को तोड़ चुका है। निफ्टी भी 8,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर भी लगभग 1% की बढ़त है। मिड कैप्स में भी 1.25%, ऑलमोस्ट 1.2% की बढ़त है यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स में। और बैंक निफ्टी भी अब 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। सबसे ज्यादा तेजी आपको M&M, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज लैब और केन इंडिया में दिखाई देगी, जो सारे के सारे 3.5 से 4% की रेंज में बढ़े हुए हैं। येस बैंक भी 3.25% ऊपर है। हीरो मोटोकॉर्प भी 3% से ऊपर का रिटर्न देख रहा है इस वक्त। तो बेहद बढ़िया परफॉर्मेंस इस वक्त बाजार में। लेकिन अब वक्त हो गया है शाहिना से इजाजत लेने का। शाहिना, जाने से पहले आपको डिस्क्लोजर देना चाहेंगी? हाँ, जो तीनों स्टॉक मैंने डिस्कस किए हुए हैं, फोर्टिस हेल्थकेयर, अपोलो टायर्स एंड अशोक लेलैंड, तीनों में मेरा पर्सनल होल्डिंग, फैमिली और मेरा पर्सनल होल्डिंग है। और शाइना, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आगे हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर रेड्डीज और पेट्रोनेट LNG का मैनेजमेंट। आप बने रहिए हमारे साथ। इन लोगों का सिलेक्शन कर लेंगे। धन्यवाद। श्री किरीट सोलंकी जी। धन्यवाद स्पीकर महोदया। सरकारी कंपनियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और इसके लिए मैं मांग करता हूं, मगर मैं ये भी मांग करता हूं कि क्या सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में डायरेक्टर के तौर पर प्रतिनिधित्व देगी? धन्यवाद। जब हम लोग डायरेक्टर्स चुनते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे, तो हमारी कोशिश हरदम ये होती है कि डाइवर्सिटी को हम लोग अच्छी तरीके से पूरा हम लोग इस पे महत्व दें। और इस कारण आज के समय भी कई सारे हमारे बोर्ड हैं जिसपे बहुत सारे लोग सब जातियों से, सब वर्गों से शामिल हैं। और इस पे अगर माननीय सांसद इस पे थोड़ा गौर करेंगे तो वो देखेंगे कि आज के समय पब्लिक सेक्टर पे ऐसे कई सारे डायरेक्टर हैं जो इन वर्गों से भी आए हुए हैं। और हमारी कोशिश हरदम यही रहेगी कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधियों को पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिले। धन्यवाद। Again and again I am requesting you, please put down the all placards. This is not fair. This is against the rule. ये शोभा नहीं देता। ठीक है, हम टीवी पे भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। आप ही सोच लो क्या करना है। प्लीज पुट डाउन द placard. क्वेश्चन नंबर 163। अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 163। आंसर अध्यक्ष जी, मैंने पहले प्रश्न में ये पूछा था कि क्या सरकार का विचार दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और विकास केंद्र पुरसे का उन्नयन करने का है, और यदि हाँ तो उसका संबंधित ब्यौरा क्या है? इसमें ब्यौरा तो आया है, लेकिन उसमें सरकार कितनी प्रति वर्ष धनराशि व्यय कर रही है उस अनुसंधान में, और वहाँ कुल कितने पद खाली हैं, कब से खाली हैं, और यदि नहीं भरेंगे तो क्यों नहीं भरेगा और कब तक भरेंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आप देख रहे थे लोकसभा में अच्छा खासा हंगामा चल रहा है, लेकिन अभी लोकसभा चल रही है, कांग्रेस का भारी हंगामा है, ऑपोजिशन लगातार नारेबाजी कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल लोकसभा की कोशिश प्रोसीडिंग्स जारी रखने की। चलिए अब फोकस करते हैं नतीजों पर। वक्त है बोर्ड रूम का।
डॉक्टर रेड्डीज ने काफी शानदार नतीजे दिए हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 14% बढ़कर 625 करोड़ रुपए रहा है, जबकि आय में करीब 7% की बढ़त आई है। ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़कर 20% से ज्यादा हो गया है। नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के प्रेसिडेंट और CFO सौमेनी चक्रवर्ती जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सौमेनी जी, काफी पहले तो स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अच्छे नतीजे हैं, क्या वजह रही है? तो जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं उसमें ग्लोबल जेनेरिक्स सेगमेंट्स में हमारा ज़्यादा सेल्स है और ग्लोबल जेनेरिक्स का जो ग्रॉस मार्जिन है दैट इज हायर देन PSCI बिजनेस सेगमेंट। तो जब बिजनेस मिक्स चेंज होता है उसका ऑटोमेटिक इफेक्ट ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन में आता है। और दूसरा रीजन है जो हमारा SG&A कॉस्ट है, ईयर ऑन ईयर देयर हैज बीन ओनली 3% इंक्रीज। तो हमने जो भी कॉस्ट कंट्रोल इनिशिएटिव्स पहले चालू किए थे उसका कुछ असर पड़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ SG&A कॉस्ट। सो दोनों मिला के थोड़ा हमारा मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। मार्जिन जरूर बेहतर आए हैं, लेकिन आपने R&D खर्च में भी थोड़ी गिरावट देखी है। नए अप्रूवल्स और लॉन्च की रफ्तार भी धीमी हुई है। क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि आगे कुछ तेजी आएगी यहाँ पर? So 11 to 12% is not low, which is one of the highest in Indian pharmaceutical industry, and we committed to it. We said this will be the level of R&D expense that we will be having. And Dr. Reddy's has been always very productive in R&D. Yeah, in terms of launch, this has been a drought quarter. कोई नॉर्थ अमेरिका मार्केट में कोई भी न्यू लॉन्च नहीं हुआ है जेनेरिक्स में, बट Q2 में वी गॉट मेमेंटीन, वो अप्रूवल मिला था, वो हमने लॉन्च किया है। मगर हमारा जो पाइपलाइन है उससे हम उम्मीद रखते हैं कि आगे अप्रूवल मिलेगा और जब लॉन्च करेंगे उसका काफी अच्छा वैल्यू मिलेगा। मिस्टर सौमेन, रूस के कारोबार में पिछली तिमाही में हमने गिरावट देखी थी। इस तिमाही में कैसा कारोबार रहा और क्या एक्सपेक्ट करें कि वो बिजनेस अब कुछ स्टेबल हो रहा है, ग्रोथ दिखाएगा? रूबल का तो इम्पैक्ट है ही, क्योंकि पिछले साल इस टाइम 1 रूबल में 1 रुपया 70 पैसा मिलता था और नाउ इट वाज वेरिंग इन द लास्ट क्वार्टर, it was varying between 1 rupee 10 paisa to 1 rupee 20 paisa. Currently it is even 1 rupee 8 paisa only. So रूबल का तो इफेक्ट होता ही है, मगर because of the devaluation we also took some price increase in whichever category it is permissible. But consequent to a price increase there has been a decline in volume. So इसीलिए रशिया मार्केट में थोड़ा सा डिक्लाइन तो हुआ है इस क्वार्टर में। बट द इंडिकेशंस दैट वी हैव गॉट इज जो हमारा सेकेंडरी सेल्स होता है वो प्राइमरी सेल्स से ज़्यादा था, वो हम जुलाई महीना में देख रहे हैं हमारा प्राइमरी सेल्स रिकवर कर रहे हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि Q2 विल बी बेटर देन Q1 फॉर रशिया। ऑलराइट मिस्टर सौमेन, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर हमारे लिए ये सारी बातें सामने रखने के लिए। लेकिन फिलहाल हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद शेयरों पे सलाह लेकर आएंगे, वो भी फटाफट सिबी भौमिक के साथ। स्टॉक फटाफट में, कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं सादा आपका। अब शुरू करते हैं स्टॉक्स फटाफट। पहला सवाल प्रकाश इंडस्ट्रीज पर सुनील जी का है। बांदा से सवाल पूछा है। 41 रुपए के भाव पर सेबी ने प्रकाश इंडस्ट्रीज खरीदी है 500 शेयर। मुद्दा खराब स्टॉक है, चार्ट बहुत ही खराब है, एग्जिट करना बेहतर होगा। टिन प्लेट पर सवाल है सुनील का कोलकाता से। 59 के प्राइस पर इन्होंने 350 शेयर खरीदे हैं। देखिए, एक स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ उनको, क्योंकि उनका प्रॉफिट हो रहा है। 64 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि इसमें जो रिकवरी है वो थोड़ा बहुत और आगे जा सकता है। 78 से 82 का मेरा टारगेट होगा शॉर्ट टर्म के लिए। मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। ओके, IDFC पर सवाल पूछ रहे हैं मयंक मुंबई से। 200 शेयर खरीदे हैं 165 के भाव पर।
देखिए आईडीएफसी शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स में थोड़ा सा वीक लग रहा है। आज तो 150 से भी नीचे शायद मेंटेन कर रहा है, तो उससे नीचे थोड़ा सा डाउन साइड इसमें 149.50 है, थोड़ा सा डाउन साइड खुल रहा है। 46 से 44 के बीच में ये स्टॉक वापस जा सकता है, पर मुझे लगता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म ओनली। ओके, एडुकॉम 400 रुपए पर खरीदे हैं 50 शेयर्स विशाल अरोड़ा ने दिल्ली से। कुछ रिकवरी चार्ट्स में दिख रहा है और मुझे लगता है कि अगर आप 11 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो 16 से 18 तक का रैली आपको देखने को मिलेगा। पर आपने 56 में खरीदा, उस रैली को आपको यूज करना पड़ेगा एग्जिट करने के लिए। ओके, यूनिटेक खरीदा है 56 रुपए के भाव पर। स्वर्ण प्रकाश ने भरतपुर से 400 शेयर है इनके पास, बहुत ज्यादा नुकसान है, क्या करेंगे? एक रैली कोई अगर मिलता है तो एग्जिट कीजिए। रैली मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि 6 रुपया का एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट अगर होल्ड करेगा तो 9 से 10 तक ये स्टॉक वापस जा सकता है। उसमें आपको थोड़ा सा अगर लॉस कम होता है तो वहां पे एक बार लॉस बुक कीजिए। मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा उम्मीद है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ओके, 95 रुपए पर इंडिया सीमेंट खरीदा है आशीष ने भुवनेश्वर से। 280 शेयर है इनके पास। थोड़ा बहुत चार्ट में रिकवरी नजर में आ रहा है। 80 का सपोर्ट है, ये 80 का सपोर्ट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। और जो मोमेंटम में लग रहा है कि 92 से 95 तक ये स्टॉक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। 320 रुपए पर केन इंडिया खरीदा है 425 शेयर श्याम सुंदर ने श्रीनगर से। चार्ट मुझे अभी भी अच्छा नहीं लगता है। कोई भी रैली अगर मिलता है, जैसे आज भी स्टॉक ऊपर में है, अगर रैली मिलता है तो एग्जिट होना ही बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज है जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में सॉर्ट आउट नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपको निकल जाना ही बेहतर है। बजाज हिंदुस्तान 69 रुपए पे खरीदे हैं 1000 शेयर विनोद ने वाराणसी में। कोई रैली मिलता है तो एग्जिट कीजिए, चार्ट अच्छा नहीं है, कोई भी परफॉर्म करने वाला नहीं है ये स्टॉक। 58 रुपए पर HCL इनपुटेक खरीदा है 1000 शेयर आजिम ने मुंबई से। एक स्टॉप लॉस मैं देती हूँ 39 का, क्योंकि सपोर्ट 39 का है। वो सपोर्ट अगर मेंटेन करता है तो ये स्टॉक 45 से 47 तक जा सकता है। वहाँ पे आपका थोड़ा सा लॉस कम होगा, आप वहाँ पे एक बार एग्जिट कीजिए। STC खरीदा है रवि ने नागपुर से 37 रुपए के भाव पर। HCC मुझे लगता है कि चार्ट वीक है, और चार्ट के लिहाज से मैं ये कहूंगी कि लग रहा है कि ये और नीचे जा सकता है, तो एक बार के लिए एग्जिट होना ही बेहतर होगा। TPG खरीदा है 100 शेयर 185 के भाव पर पारस ने वडोदरा में। देखिए लास्ट 1 ईयर ये स्टॉक एक रेंज में ही मेंटेन कर रहा है, जिसका सपोर्ट अराउंड 130 के आसपास है और रेजिस्टेंस 170 से 80 के बीच में है। तो मैं उनको एक 130 के नीचे स्टॉप लगा के होल्ड करने के लिए कहूंगी, क्योंकि उस सपोर्ट का जो बाउंड्री का जो अपर बाउंड्री है, वो जो रेंज का अपर बाउंड्री उन्हीं के आसपास उनका पोजीशन है। तो वापस एक रैली तक अगर ये स्टॉक वापस जाता है तो आप एक बार एग्जिट कीजिए, नहीं तो 130 के नीचे ही इसमें फ्रेश वीकनेस आता है, तो 130 ब्रेक करने का इंतजार कीजिए, निकल जाइए अगर ये 130 ब्रेक करता है, नहीं तो होल्ड कीजिए। ओके सिमी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। जाने से पहले आपको डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? पहले तो मैंने बता दिया है, मैंने मेरा जो गुरु दक्षिणा फिक्स दिया है उसमें मेरे क्लाइंटों का पोजीशन है, हो सकता है। और जो छोटा मोटा स्टॉक हम लोग अभी डिस्कस किए हैं स्टॉक्स फटाफट में, इसमें TBZ एक ऐसा स्टॉक है, क्योंकि वो लास्ट क्वेरी था इसलिए मुझे याद है। ये मैंने मेरे क्लाइंटों को रिसेंटली रिकमेंड किया है, क्योंकि ये सपोर्ट के आसपास आ चुका है, 1 साल का सपोर्ट है, शायद ये स्टॉक वापस रिकवर करेगा। और जो अपर बाउंड्री है 170 से 85 का, वो ये टेस्ट कर सकता है, तो इसलिए 130 के नीचे स्टॉप लगा के लोग होल्ड कर सकते हैं। ये मेरा डिस्क्लोजर है। सिमी बहुत बहुत धन्यवाद, डिस्क्लोजर के साथ साथ टिप भी दे रही हैं सिमी। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। सौदा आपका मैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद हम लेकर आ रहे हैं कमोडिटी बाजार की सारी खबरें। कमोडिटी राउंड अप में बने रहिए हमारे साथ।